आखिर कैसे विंसेंट केनेडी मैकमैन ने बनाया WWE को इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, क्या है पूरी कहानी WWE की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी AEW की कहानी के बारे में, यानी कि कैसे टोनी खान ने ऑल एलीट रेसलिंग को बनाया। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि भाई WWE की भी कहानी हमें बताओ, और वही मैं आज करने वाला हूं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो हमारा गोल रहने वाला है थोड़ा सा हाई होगा, वो है 2000 लाइक्स का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं इस वीडियो के ऊपर। तो गाइज अगर WWE की मैं हिस्ट्री की बात करूँ और पूरा पीछे चले जाऊँ इसको ट्रैक करते करते, तो मैं 1950s में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जो सबसे पहला शो हुआ था वो था जनवरी 7, 1953 को अंडर द कंपनी नेम कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि CWC। लेकिन ये बात एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि उस समय पर उसका ओनर कौन था। क्या वो अभी विंस मैकमैन के फादर विंस सीनियर थे, या फिर विंस मैकमैन के ग्रैंडफादर यानी कि जेस मैकमैन थे उनके फाउंडर। लेकिन अलग अलग सोर्सेज ने इनके बारे में हमको बताया है कि शायद विंसेंट जे मैकमैन यानी कि विंस मैकमैन के फादर ही इस कंपनी को ओन करते थे। अब उस समय पे गाइज ऐसा नहीं था कि WWE एक कंपनी है और बाकी सारी छोटी छोटी इंडी रेसलिंग कंपनीज हैं। इसके अलावा एक NWA करके एक फैसिलिटी थी, या फिर हम कह सकते हैं नेशनल रेसलिंग अलायंस था, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग रेसलिंग टेरिटरीज आती थी, छोटी छोटी कंपनीज आती थी जो कि ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स फैल चुकी थी। और एक समय पे पूरी कंट्री में 30 से 40 टेरिटरीज थी जो कि NWA को रिप्रेजेंट करती थी। अब अगर मैं चैंपियनशिप की बात करूं तो सिर्फ एक मेन टाइटल होता था जिसका नाम था NWA वर्ल्ड चैंपियनशिप, और जो भी इस टाइटल को जीतता था वो अलग अलग टेरिटरीज या फिर प्रमोशंस के थ्रू ट्रैवल करता था और अपने टाइटल को वो डिफेंड करता था। और यूजुअली गाइज NWA ऐसे बंदों को चैंपियन बनाती थी जो कि स्ट्रॉन्ग शूटर्स हैं, यानी कि जिनको अच्छा प्रमोट करा जा सकता है और जिन पे भरोसा भी काफी ज्यादा जताया जा सकता है। लेकिन ये जो रेसलर्स थे वो ज्यादा कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट नहीं बताते थे, क्योंकि ऐसे रेसलर्स विंसेंट जे मैकमैन को बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब बात आती है अर्ली 1960s की, जब विंस सीनियर को ज्वाइन कर लिया था टूट स्मॉन्ट ने, और ये दोनों मिलकर चला रहे थे अब CWC। तो बेसिकली उनको अपना एक नया पार्टनर मिल गया था, और इसी समय पे NWA ने डिसाइड करा कि हम कुछ इस बार अलग करने वाले हैं, और जो चैंपियनशिप है वो हम देने वाले हैं CWC के सुपरस्टार नेचर बॉय बडी रॉजर्स को। और यहाँ पे गाइज एक प्रॉब्लम थी कि NWA के साथ विंस सीनियर एग्री नहीं करते थे। विंस सीनियर चाहते थे कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही बडी रॉजर्स टाइटल को डिफेंड करें, जबकि NWA चाहती थी कि हर एक टेरिटरी में उनको जाकर लड़ना चाहिए। तो उस समय पे काफी अजीब सा रूल होता था कि जो भी चैंपियन रहेगा NWA का, उसको 25,000 का डिपॉजिट देना पड़ेगा। और इसलिए था कि अगर हम तुम्हें चैंपियन बना रहे हैं तो हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम अपने टाइटल को ऑनर करोगे, और जो तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एज ए चैंपियन वो तुम करोगे। तो यहाँ पे बडी रॉजर्स अपने इस जो पूरी डिपॉजिटेड अमाउंट है इसको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते थे, और विंस मैकमैन जबकि चाहते थे कि वो टाइटल रिटेन कर ले, NWA अलग ही चीजें सोच रही थी। तो 1963 में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से बडी रॉजर्स अपना टाइटल हार गए लू थेस के अगेंस्ट। और इसके बाद विंस मैकमैन और टूट स्मॉन्ट ने प्रोटेस्ट करा, और उन्होंने कहा कि भाई हम NWA से अलग होने वाले हैं, और उन्होंने अपनी एक नई कंपनी सोचने की स्टार्ट करी गाइस, जिसका नाम था WWWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन। और इसके बाद उन्होंने बडी रॉजर्स को वापस हायर करा अपनी कंपनी में, और उनको अपना WWWF वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल भी दे दिया। तो कुछ देर चैंपियन रहने के बाद बडी रॉजर्स की मेडिकल हालत उतनी अच्छी नहीं थी, उनको एक हार्ट अटैक भी हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना टाइटल एक क्विक मैच में ड्रॉप करा था अगेंस्ट ब्रूनो सैमार्टिनो। और उसके बाद 7 साल तक, यानी कि 2803 डेज तक ब्रूनो सैमार्टिनो जो है चैंपियन बने रहे थे, जो कि आज तक रेसलिंग की हिस्ट्री की सबसे लंबी टाइटल रेन है। तो उस समय पे गाइस ये जो कंपनी चला रहे थे विंस सीनियर WWWF के नाम से, इसमें जो है हमें लंबी स्टोरी लाइंस देखने को मिलती थी, कोई वीकली शोज नहीं हुआ करते थे। और बेसिकली क्या करा जाता था कि 3-4 अरीनास थी इनकी फेवरेट, जहां से शोज रन करते थे, और कुछ खास चेंज हमें इसमें देखने को नहीं मिलता था। तो फाइनली इस कंपनी में एक चेंज आया जब लेट 1960s के अंदर टूट स्मॉन्ट इस कंपनी को छोड़कर चले गए थे, और 1971 में विंस सीनियर के पास पूरा कंट्रोल आ चुका था WWWF का। अब यहाँ पे इनकी थिंकिंग ऐसी थी कि भाई अगर तुम रेसलर हो तो तुम्हें सिर्फ रेसलिंग पे ही फोकस करना चाहिए, तुम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होने चाहिए, तुम्हें कोई मूवीज नहीं करनी। और इसी की वजह से उन्होंने हल्क होगन को भी अपनी कंपनी से रिलीज कर लिया था, क्योंकि उस समय हल्क होगन ने एक मूवी में रोल कर लिया था जिसका नाम था रॉकी 3, और इसकी वजह से उनको इस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। तो कुछ सालों तक इस कंसिस्टेंट रिजल्ट के साथ अपनी कंपनी चलाने के बाद अब हम बढ़ते हैं 1979 पे गाइस, जहां पे मार्केटिंग पर्पस के लिए उन्होंने अपना
WWF से नाम WWF कर दिया, यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। और इसके ठीक एक साल बाद विंस सीनियर के बेटे यानी कि विंसेंट केनेडी मैकमैन ने अपनी खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम था टाइटन स्पोर्ट्स, और इसके अंदर अलग अलग ट्रेडमार्क्स के लिए भी अप्लाई करा, जिनमें से एक था WWF। तो 1982 में गाइस फाइनली विंसेंट केनेडी मैकमैन ने अपने फादर विंस सीनियर से WWF को खरीद लिया था, और इस समय पे उन्होंने सारे कैपिटल स्पोर्ट्स के शेयर्स जो थे वो अपने नाम कर लिए थे, और एक नई कंपनी उन्होंने बिल्कुल बना ली थी जिसके अब वो खुद ओनर बन चुके। तो यहाँ पे जो विंस की थिंकिंग थी वो बिल्कुल भी अपने फादर जैसी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो कंपनी के कंट्रोल में आए उनको ये बात पता थी कि अगर मुझे इसको पॉपुलर करना है तो मुझे ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स इसको फीचर करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी एक टेरिटरी में रह के मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसकी वजह से गाइस जो और टेरिटरीज में प्रमोशंस थी या फिर NWA थी, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा लगा, और जो कंपनी है इसने तकलीफ दे दी पूरे रेसलिंग बिजनेस को। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, जो भी WWF का रिवेन्यू आ रहा था उस पैसे को यूज करके विंस मैकमैन ने अपने राइवल प्रमोशंस के सुपरस्टार्स को भी साइन करना स्टार्ट कर दिया, और वो चाहते थे कि एक नेशनल लेवल की प्रमोशन मुझे बनाना है जो कि पूरे कंट्री में अपीयर होगी। लेकिन इस चीज को करने की परमिशन उनको NWA की तरफ से नहीं मिली, और जब ऐसा हुआ तो विंस मैकमैन ने डिसाइड करा कि वो पूरे तरीके से अपनी कंपनी को NWA से अलग करने वाले हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुझे इस कंट्री की सबसे बड़ी प्रमोशन बनानी है तो मुझे NWA या फिर और किसी भी प्रमोशन से ज्यादा बड़ा बनना पड़ेगा। और जो सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया वो था हल्क होगन को री-साइन करना गाइस। और हम जानते हैं कि विंस का ये डिसीजन कितना सही पड़ा, क्योंकि आने वाले लगभग 10 सालों तक हल्क होगन ने इस कंपनी को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि विंस मैकमैन सपने में भी ये चीज नहीं सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पे उनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। विंस चाहते थे अपनी कंपनी को एक नेशनल कंपनी बनाना, और उसके लिए उनको पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टूर करना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय WWE के पास इतना रेवेन्यू नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चीज को जो है वो कर पाए। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे विंस मैकमैन ने सोचा कि मुझे ऑल और नथिंग करना है, यानी कि या तो मैं अपने सारे पैसे लगा के इस कंपनी को जो मैं चाहता हूं वो बना दूंगा, या फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। और इस चीज को करने के लिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट सोचा गाइस, जिसका नाम था रेसलमेनिया, और ये होने वाला था प्रोफेशनल रेसलिंग का सुपर बोल, जैसे कि हमें NFL में देखने को मिलता है, एक पेपर व्यू एक्स्ट्रावेगेंजा जो कि पहले कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। और ये एक ऐसा शो होने वाला था जिसको विंस ने बहुत ज्यादा प्रमोट करा हॉलीवुड में अलग अलग सेलिब्रिटीज के थ्रू। और जब पहली रेसलमेनिया हुई और उसका इतना ज्यादा सक्सेस सबने देखा, तो जो बाकी की प्रमोशंस थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, और इसकी वजह से जो है वो गाइस एक साथ मर्ज होने लगे, यानी कि एक ही प्रमोशन में बनने लग गए थे। तो 1980s तक गाइस प्रोबेबली रेसलमेनिया का पीरियड जो है वो बहुत अच्छा चल रहा था। रेसलमेनिया 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था पोंटियाक सिल्वर डोम में, क्योंकि 93,173 लोगों ने उस शो को अटेंड करा था। और बेसिकली उस समय पर पता लग चुका था कि विंस मैकमैन जो चीज करना चाहते थे उसके वो बहुत क्लोज आ चुके हैं, और फाइनली उन्होंने कुछ सालों तक इस चीज को कंटिन्यू करा, और 1993 के अंदर अपना सबसे पहला प्राइम टाइम में केबल टीवी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था मंडे नाइट रॉ, जो कि एयर होता था USA नेटवर्क के ऊपर। और उस समय ये इतनी बड़ी बात थी क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई रेसलिंग का कोई शो होगा जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही टाइम पे एयर कराया जाएगा, वो भी इतने बड़े टीवी नेटवर्क के ऊपर। और जब विंस मैकमैन ने ये डील फाइनलाइज करी और अनाउंसमेंट हुई तो सबके मुंह जो है वो खुले के खुले रह गए थे। तो इसके बाद कई साल तक विंस मैकमैन का जो मेन फोकस था वो मंडे नाइट रॉ पर ही था। उन्होंने पूरी कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा स्टार्स को लेकर आने की, और वो गोल्डन पीरियड जो एटीट्यूड एरा का था वो हम कभी भूल नहीं सकते जो इस समय पर हुआ था। और इसके दौरान विंस मैकमैन पे एक केस भी लगा था गाइस कि वो अननेसेसरी स्टेरॉइड यूज करवा रहे हैं सुपरस्टार्स के साथ, ताकि वो जो उनकी बॉडी फिजिक है जो अच्छी लग सके टीवी के ऊपर। लेकिन इस केस में विंस मैकमैन जीत गए थे और सारे ही जो चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट ड्रॉप कर दिए गए थे। तो 1999 तक सक्सेस देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक और शो लॉन्च करूं, और वही उन्होंने एग्जैक्टली किया स्मैकडाउन के नाम से, जो कि एक प्री टेप्ड शो था, एयर होता था फ्राइडे नाइट्स पे। तो कंपनी की जो सक्सेस है वो काफी अच्छी चल रही थी इस समय पर, और एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी साल 2002 में, जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने WWF के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल करा था। इसमें विंस मैकमैन हार गए थे और वो फोर्स कर दिए गए थे अपनी कंपनी का नाम बदलने में। और यहाँ पे गाइस फाइनली विंस मैकमैन ने सोचा कि उनको वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से रीब्रांड करके वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बन जाना चाहिए, जो कि चेंज आया था May 6, 2002 को। और उसके बाद से विंस मैकमैन आज तक WWE को रन कर रहे हैं। तो ये थी कहानी गाइस WWE की कि कैसे विंस मैकमैन ने इस कंपनी को बनाया, किस तरीके से उन्होंने अपने फादर के विजन को लिया और उसको बिल्कुल एक अलग ही लुक दी, और जिस तरीके से मॉडर्न डे पीरियड को उस समय पे रेसलिंग देखनी चाहिए थी, बिल्कुल वही चीज विंस मैकमैन डिलीवर करने में सक्सेसफुल हो पाए थे। और इसी की वजह से आज तक जो है इतने सालों बाद भी WWE इज द नंबर 1 रेसलिंग प्रमोशन इन द वर्ल्ड। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें डेफिनेटली, और अपने आइडियाज आप और भी
दे सकते हैं इस टाइप की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।